हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या क्या बातें डिस्कस करेंगे। वन इज व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D, है ना, हाउ इट लुक्स। 3D के अंदर किसी पॉइंट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहली बात। दूसरा, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन इन फॉर 3D, एंड थर्ड वी विल डिस्कस व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो ये 3 बातें अपन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D। तो 3D में कोई भी पॉइंट को अपने को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए मैं पहले तो क्या अज्यूम करता हूं, एक्सिस। ये अपने को सबको पता है, बट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ये बातें बिल्कुल बेसिक है। तो अपन ने क्या बोला, एक एक्सिस ली मैंने एक्स एक्सिस, ठीक है, एक एक्सिस लिया मैंने वाई एक्सिस, ये आपस में परपेंडिकुलर है। ये तो 2D वाली कहानी है पूरी। अब मैंने x क्रॉस y किया तो इस प्लेन के बाहर आती हुई एक लाइन दिखेगी अपने को, दैट इज z एक्सिस, ठीक है। तो पहली बात तो अपने को यह समझना है कि ये जो z एक्सिस है ये इसके भी परपेंडिकुलर है बच्चों, और इसके भी ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब 2D में क्या है कि इस 3D वाले फिगर को अपन को 2D में दिखाना है, इसलिए मैं इसको टिल्टेड, है ना, तिरछी लाइन दिखा रहा हूं। ऐसे तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, राइट, ठीक है। तो अपने को पहले तो ये समझना है कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस का आपस में एंगल क्या है, सबका 90 डिग्री है। अब किसी पॉइंट को यदि एक्सप्रेस करना है मेरे को, मान लो मेरे को कोई पॉइंट OP एक्सप्रेस करना है, ठीक है, कोई पॉइंट है स्पेस में, उसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूं, देखो। अब देखो, ये है अपने पास ओरिजिन O, ये पॉइंट अपने पास लेट से P। तो कोई भी पॉइंट को एक्सप्रेस यदि करना है अपने को, अपने दिमाग में कोई पॉइंट आता है तो ये डायग्राम अपने दिमाग में चलना चाहिए कि वो पॉइंट कहां है। इस तरीके का एक क्यूबॉइड बनने वाला है, जिसका, है ना, इस P पॉइंट का यदि मैं नाम देता हूं x, y, z। इस बात का मतलब क्या है, x एक्सिस पे मैं चलाऊं x, है ना, P पॉइंट पे यदि मेरे को पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचने वाला हूं, x एक्सिस पे मैं कितना चलूंगा, x, तो ये डिस्टेंस कितनी है, x। ऐसे ही मैं बोलूंगा कि y एक्सिस पे मैं कितना चलने वाला हूं, है ना, दिस डिस्टेंस इज y। और ऐसे ही मैं z एक्सिस पे कितने चलने वाला हूं बच्चों, z, ठीक है। तो यहां पे मैं x चला, यहां पे मैं y चला, और इधर में कितना चला, z, ठीक है। तो मैं P पॉइंट पे पहुंच गया। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z। तो इस तरीके से अपन P पॉइंट को डिफाइन करते हैं यहां पे, है ना। अब मैंने क्या बोला, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को मैं बोल देता हूं, बोलो i कैप, है ना, और y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं बोल देता हूं j कैप, है ना, और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं बोल देता हूं k कैप, ठीक है। यहां पे x, y, z, x एक्सिस, y axis and z axis are mutually perpendicular, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए अपने को कि ये सारी तीनों एक्सिस जो है आपस में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कोई पॉइंट P को 3D में देखेंगे, है ना, तो ये क्या है, एक पॉइंट, और वेक्टर की एंगल से यदि अपन देखें तो वेक्टर की एंगल से OP वेक्टर की यदि बात करें तो OP वेक्टर क्या है बच्चों, पोजीशन वेक्टर, है ना। OP वेक्टर क्या है, वही पॉइंट 3D से वेक्टर में यदि देखें तो वही पॉइंट अपने को क्या दिखने लगेगा, वहां पे अपन बात करते थे पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x डायरेक्शन में कितना चला मैं, i कैप, सॉरी x डायरेक्शन में x चला मैं, x i कैप। तो ये x डायरेक्शन में चला मैं, मतलब OA वेक्टर प्लस OA वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर क्या है, मान लो ये वाला वेक्टर इक्वल होगा OB वेक्टर के, ये B है, मान लो ये C है, तो OA वेक्टर प्लस दिस, ये J कैप है, ये क्या है अपने पास, Z K कैप, X क्या है, I कैप। तो अल्टीमेटली मैं कितना चल रहा हूं, X डायरेक्शन में X विच इज X I कैप, Y डायरेक्शन में मैं Y चल रहा हूं, दैट इज Y J कैप, और z डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं z, दैट इज z k कैप। तो OP वेक्टर को मैं लिख सकता हूं दिस वेक्टर, है ना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर
प्लस दिस वेक्टर, है ना। फाइनली मैं O से कहां पहुंच रहा हूं, वेक्टर की फॉर्म में P पे पहुंच रहा हूं, और O से यहां से भी डायरेक्टली मैं किस पे पहुंच रहा हूं, P पे पहुंच रहा हूं। तो OP वेक्टर क्या मिल गया बच्चों, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। तो यहाँ पे मोड ऑफ OP की बात करें या उस पॉइंट की P की ओरिजिन से डिस्टेंस की बात करें तो वो होती है अंडर रूट ऑफ, इसका मोड निकाल लो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो उसको अपन बोल देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मान लो A और B के बीच में निकालना है। A पॉइंट क्या है अपने पास, x1 y1 z1, और B पॉइंट है मान लो x2 y2 z2। तो उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अपन को पता है कि मोड ऑफ AB निकालना है अपने को। दैट मीन्स मोड ऑफ AB का मतलब हो गया x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप का मोड निकलना है। तो मोड ऑफ AB क्या आ रहा है, देखो इसका मोड निकालना है अल्टीमेटली अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास। कोई भी दो पॉइंट गिवन है अपने को, उसका क्या निकालना है अपने को, डिस्टेंस। तो बेसिकली यदि बात करें कि x है क्या अपने पास, यहाँ पे x है क्या, यदि OP वेक्टर के एंगल से देखें, OP वेक्टर के एंगल से देखें तो x क्या है अपने पास, x है OP का प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। तो x इज इक्वल टू क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन x एक्सिस। ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला जो एंगल है ना, देखो ये वाली फेस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो इस फेस पे कोई भी है ना, कोई भी वेक्टर इस फेस पे होगा, वो हर एक वेक्टर इससे कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री ही बना रहा होगा। तो ये एंगल भी बच्चों, ये इसके साथ x एक्सिस के साथ ये जो एंगल है ना इसका, ये 90 डिग्री है। ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, है ना। ये पॉइंट P से जो रे निकल रही है, इसको जहां पे टच कर रही है वो एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसको इस तरीके से देखो, ये पूरा ट्राइंगल बना लिया मैंने OPA। ऐसे ये 90 डिग्री यहां से देखना आसान होगा, देखो है ना। जो ऊपर वाला फेस है वो y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो ये जो लाइन जा रही है ये भी इसके साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री ही बन रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब OP का y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है दैट इज y। तो y बेसिकली क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर ऑन y एक्सिस। बोल सकते हैं अपन OP वेक्टर का y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है दैट इज y। तो कोई भी पॉइंट z की यदि बात करें, z इसका z कोऑर्डिनेट क्या है, OP वेक्टर जो भी अपने को दिख रहा है उसका प्रोजेक्शन किस पे, z एक्सिस पे, दैट इज z। तो ये अपन ने डिफाइन कर दिया कि x y z अपन कैसे निकालेंगे। यदि पॉइंट P अपने को स्पेस में दिया हुआ है तो अपन बोलेंगे कि OP वेक्टर पकड़ेंगे, OP वेक्टर का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन, y एक्सिस पे प्रोजेक्शन और z एक्सिस पे प्रोजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पे कि दो पॉइंट अपने पास है, यहां पे दो पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला अपन ने देख लिया। अब कि इस पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस की बात करें तो वो कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्सिसेस। तो डिफरेंट एक्सिस, सबसे पहले x एक्सिस की बात करते हैं। x एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मैंने बोला x एक्सिस से अपन डिस्टेंस कैसे निकालने वाले हैं। अपने को पता है कि इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली होगी, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस यदि निकालना है तो ये यही लेंथ चाहिए क्या अपने को। तो ये A पॉइंट है क्या, A पॉइंट अपने को पता है x 0 0 है। तो P पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस होगा AP। और AP डिस्टेंस कितनी निकलेगी बच्चों, AP डिस्टेंस निकलने वाली है x2 y2
मोड ऑफ ए माइनस पी, एपी वेक्टर का मोड, एपी वेक्टर क्या है x माइनस एक्स जीरो अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो ये वाली डिस्टेंस क्या आने वाली है, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, सिमिलरली वाई एक्सिस से क्या मिलने वाला है, ये बी पॉइंट क्या होगा बच्चों, ये पी पॉइंट होगा 0 y 0। अब बीपी विल बी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, वो डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको तुम ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो, ये है क्या बेसिकली भाई, अपन कितना चल रहे हैं बेसिकली, ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस होगी क्या, ये y है और ये z है अपने पास, ये अपने पास ये डायरेक्शन में कितना चल रहा है, z चल रहा है, और ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन किसकी है, ये x की है। तो ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हैं अपन बहुत आराम से। बोलो ये इस पे 90 डिग्री है, राइट, 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, और ये जो एंगल है ना, ये एंगल, इस एंगल की यदि बात करें, ये इस एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, और इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, और वो जो PB जो है, PB का y एक्सिस के साथ एंगल क्या है बच्चों, y एक्सिस का साथ एंगल क्या है इसका, 90 डिग्री, ये बोल रहे हैं अपन, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं z एक्सिस के साथ, z एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, z एक्सिस से डिस्टेंस की बात करें तो ये पॉइंट क्या है अपने पास, C पॉइंट की यदि बात करें तो ये है 0 0 z, है ना, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, सिर्फ मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूं, z डायरेक्शन में, तो z कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है, z। तो यदि अपन बात करें CP डिस्टेंस की बात करें तो इस फेस डायगोनल पे जो डिस्टेंस आने वाली है वही होगी, तो CP डिस्टेंस क्या होगी, मोड ऑफ CP वेक्टर क्या है, P माइनस C का मोड, तो z 0 हो जाएगा और x और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो हो गई डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिसेस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिस्टेंसेस फ्रॉम प्लेन्स। डिस्टेंसेस ऑफ P फ्रॉम बेसिक प्लेन्स। अपन डिस्टेंसेस निकालना चाह रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम बेसिक प्लेन्स। जैसे बेसिक प्लेन की यदि बात करें, पहले मान लो XY प्लेन। XY प्लेन का मतलब क्या है, देखो XY प्लेन का मतलब क्या है, ये जो बोर्ड है वो है XY प्लेन, तो P पॉइंट का XY प्लेन से डिस्टेंस की बात करेंगे। पहले तो XY प्लेन होगा क्या, XY प्लेन की बात करें, XY प्लेन की यदि इक्वेशन बोलें, XY प्लेन में क्या होगा, XY प्लेन में होगा बच्चों Z0। तो XY प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ XY प्लेन की बात करें तो वो होगा z इक्वल टू 0। ये अपन बाद में अपन वापस लर्न करने वाले हैं कि इसकी इक्वेशन ये कैसे आई है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ किसकी, YZ प्लेन। YZ प्लेन में क्या 0 होगा, x 0 होगा, तो इसकी इक्वेशन आती है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 इज ए प्लेन, है ना। अभी इतना ही समझो, इसके बाद अपन वापस प्लेन पे जब आएंगे तो पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीजें कहां से आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ XZ प्लेन। XZ प्लेन में बच्चों XZ कुछ भी हो सकता है, बट Y हमेशा उसमें क्या होगा, 0, तो उसकी इक्वेशन अपन बोलते हैं Y इक्वल टू 0। तो ये तो बात हो गई इक्वेशन की। अब अपन बात करते हैं डिस्टेंसेज ऑफ P फ्रॉम XY प्लेन, मतलब Z इक्वल टू 0। अब Z इक्वल टू 0 से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, देखो बहुत आराम से इस चीज को देखो, Z इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, XY प्लेन। XY प्लेन से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, इस प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इस प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो यही वाला है ना, इस पॉइंट की वहां से डिस्टेंस क्या होगी, ये वाले प्लेन को, पीछे वाले प्लेन को, इस पॉइंट की वहां से डिस्टेंस क्या होने वाली है, यही वाली डिस्टेंस होने वाली है। और ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, Z, इसका Z कोऑर्डिनेट। तो Z इक्वल टू 0 या XY प्लेन से डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम XY प्लेन विल बी इक्वल टू Z, है ना। सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम YZ प्लेन
डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। वाई जेड का मतलब क्या है, वाई और जेड एक्सिस से बनने वाला। वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस क्या होने वाली है बच्चों, वाई जेड से डिस्टेंस क्या होने वाली है, एक्स इक्वल, है ना, विल बी एक्स, दिस विल बी एक्स। ऐसे ही डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन की यदि बात करें, एक्स जेड मतलब ये जो बेस है अपना एक्स जेड प्लेन, ये वाला एक्स जेड प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होने वाली है, वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट दैट विल बी वाई, है ना। ये बेसिक बातें हैं, अपने को समझ में आनी चाहिए यहां पे। तो ये कुछ बातें थी बेसिक जो अपने को क्लियर होनी चाहिए थी। तो यहां पे ये विजुलाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर है, किस तरीके से है ना, अपन टिल्ट करके ही शो कर रहे हैं उसको, जेड एक्सिस को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, है ना, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, देखो सेक्शन फॉर्मूला बहुत आसान है, 3D में अपन ने, वेक्टर में अपन ने पढ़ लिया, वही इसमें होगा। यहां पे क्या x1 y1 z1 ये पॉइंट है, ये मान लो x2 y2 z2, ये मान लो इसको m/n में डिवाइड करता है। तो कोई भी पॉइंट P की यदि बात करें, P की यदि बात करें जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो P पॉइंट विल बी इक्वल टू वोट m इंटू x1, है ना, m इंटू x1 प्लस n इंटू x2 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया उसका, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m इंटू y1 प्लस n इंटू y2 अपॉन m प्लस n। ऐसे z कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू z2, m इंटू z1 प्लस n इंटू z2 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ऐसे ही कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उनका मिड पॉइंट भी अपन लिख सकते हैं, मिड पॉइंट विल बी व्हाट, है ना, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे भी वैलिड हैं। मिड पॉइंट दो पॉइंट का क्या हो जाएगा, ए पॉइंट ए है, ये बी है, तो पी उसका मिड पॉइंट है, तो या एम उसका मिड पॉइंट है, तो एम विल बी व्हाट, ए प्लस बी बाई टू, है ना, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, z1 प्लस z2 बाई टू। बात करें यदि ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल के वो सारे जो फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले यहाँ पे वैलिड है। जैसे सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi बाई 3 सिग्मा yi बाई 3, ठीक है। ऐसे ही इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है ना, सिग्मा a xi, सिग्मा a xa अपॉन a प्लस बी प्लस सी, सिग्मा a जेड बाई 3 भी आएगा यहाँ पे, सिग्मा ए वाई ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही सिग्मा ए जेड ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली एक्स सेंटर का फॉर्मूला, सिमिलरली ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर वो ज्यादा यूज नहीं आते हैं, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला भी अपना ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर में, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में यहां पे वापस डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस। काफी इंपॉर्टेंट है ये समझना, 3D को समझने के लिए डायरेक्शन कोसाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को पता नहीं इसमें डाउट आता है, पता नहीं क्यों, है ना। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है डायरेक्शन कोसाइन का, बिल्कुल ध्यान से सुनना शुरू से एंड तक। क्या अपन बोल रहे हैं, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन का मतलब समझते हैं क्या। जैसे 2D में अपने पास स्लोप होती है ना, कोई भी डायरेक्शन 2D में यदि अपने को बताना है तो वी हैव स्लोप, है ना। डायरेक्शन को बताने के लिए अपने पास क्या है वहां पे, स्लोप। स्लोप को बताने के लिए अपन ने बोला कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है ना, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना उसका tan थीटा ले लेंगे तो स्लोप मिल जाएगी tan अल्फा, ठीक है। बट 3D में ऐसा कुछ नहीं है ना। 3D में एक्स एक्सिस के साथ यदि एंगल फिक्स कर दिया कि कोई जरूरी थोड़ी है कि y एक्सिस और z एक्सिस के साथ फिक्स हो गया, मतलब एक्स एक्सिस के साथ सिंगल एंगल फिक्स करने से काम नहीं बनने वाला है 3D में। तो देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं ऐसे लूं, मान लो एक्स एक्सिस के साथ कोई 3D में कोई एक लाइन है, ए लाइन इज सच दैट इट इज मेकिंग एन अल्फा
विथ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ 2D में तो मान लो ये एंगल अल्फा बन रहा है ना, तो ये एक लाइन फिक्स हो गई, डायरेक्शन फिक्स हो गई। बट जैसे अपन ने 3D खोला तो ये एक है ना नया पिटारा खुल गया। तो अपन बोलेंगे कि इस केस में डायरेक्शन क्या है, देखो बच्चों अल्फा एंगल, तो ये इस कोण पे कोई भी लाइन होगी, इस कोण पे कोई भी लाइन होगी, हर एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। बोलो सही है क्या बात? तो सिर्फ एक एंगल देने से चीजें फिक्स नहीं होने वाली है, ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे, है ना। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बता दिया, उससे डायरेक्शन किसी लाइन की फिक्स होने वाली नहीं है। तो लाइन की डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए अपने को यहाँ पे 3 क्वांटिटीज की जरूरत है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वाई एक्सिस के साथ एंगल और जेड एक्सिस के साथ एंगल। वी कैन से यदि जैसे अपन ने जेड एक्सिस के साथ एंगल फिक्स किया तो एक ऐसा और मान लो, तो मान लो जेड एक्सिस के साथ एंगल बीटा है, तो ऐसा एक और कोण बनेगा बीटा के साथ, और ये वाला कोण और वो वाला कोण कितनी लाइंस पे कट कर रहा होगा? 2 लाइन पे कट कर रहा होगा। 2 कोण को इमेजिन करो 3D में, कितनी लाइन पे कट कर रहे होंगे वो? उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो होगा ही नहीं, या 2 लाइन पे कट कर रहे होंगे, या टच कर रहे होंगे ना। ये तीनों कैसे जब अपन समझेंगे कि क्या मतलब है, ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट अपने को ये समझना है कि हाँ इसको फिक्स करने से भी काम नहीं बनना अभी, है ना, इसको फिक्स करने से भी काम नहीं बना। समझ आ रही बात? अल्फा मैंने फिक्स किया, बीटा फिक्स किया, बीटा कैसे फिक्स करेंगे? बीटा फिक्स करते ही मतलब एक और कोण मिल गया, मतलब अपने को अब 2 डायरेक्शन मिलने वाली है। अल्फा फिक्स किया, बीटा फिक्स किया, तो अपने को कितनी डायरेक्शन मिलने वाली है? 2 डायरेक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और या एक मिलेगी तो ये इसको टच कर रहा होगा, वो कैसे कि स्पेशल कैसे, और मान लो ये कुछ नहीं कर रहा तो फिर वैसे ही एक लाइन एग्जिस्ट करेगी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब एक लाइन को फिक्स करने के लिए मेरे को अल्फा भी फिक्स करना पड़ेगा, बीटा भी फिक्स करना पड़ेगा, और तीसरा मैं बोल रहा हूं कि 2 लाइन में से कौन सी लाइन लें, तो उसके लिए अपने को गामा भी फिक्स करना पड़ेगा। उसकी कैलकुलेशन अभी अपन देखेंगे कि किस तरीके से है, बट ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहां पे लाइन की डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए सिर्फ एक एंगल से काम नहीं चलने वाला है। तो अपन ने क्या किया बच्चों? 3 एंगल फिक्स किए यहाँ पे, है ना। एक लाइन को फिक्स करने के लिए 3 एंगल फिक्स किए। अपन ने बोला let's say a line is making alpha, beta and gamma with positive x-axis and positive y-axis and positive z-axis। का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। अब जैसे ये फिक्स करेंगे तो एक डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी, एक लाइन की डायरेक्शन फिक्स होने वाली है, ठीक है। अब उस लाइन की डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी और अपन बोलेंगे कि अपने को किसी को बताने कि भाई किधर जाना है 3D में, तो बोलेगा कि यार तू एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना, जेड एक्सिस के साथ गामा बना और चला जा। तो अपन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। कोसाइन ही क्यों डिफाइन किया जा रहा है? वहां पे तो टेन थीटा भी डिफाइन कर सकते थे। ये अभी अपन डिस्कशन करेंगे कि ऐसा ही क्यों, कोसाइन से क्या फायदा हुआ, ये अभी अपन आने वाला है कि कोसाइन का फायदा क्या है, ठीक है। बट हाँ कुछ नहीं, वहां पे जैसे टेन से डिफाइन करते हैं यहाँ पे अपन कोस से डिफाइन करेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है ना। यहाँ पे अपन डायरेक्शन किससे बताने वाले हैं? कोस से। समझना बात को, यहाँ पे वहां पे 10 से डायरेक्शन बता रहे हैं, यहाँ पे अपन बस कोस से बता रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है। और यहाँ पे 3 एंगल अपन फिक्स कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो कैसे फिक्स किया? फिर से मैं वही वाला सुंदर सा डायग्राम बनाता हूँ, क्यूबॉइड मैंने बना दिया बच्चों। देखो ये मेरा क्यूबॉइड सुंदर सा, इस क्यूबॉइड को क्विकली बनाने की आदत डाल लो, क्योंकि इस क्यूबॉइड से अपने को विजुलाइज होने वाला है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, एक लाइन है अपने पास OP, है ना, एक लाइन है मेरे पास OP, इसका ही अपने को डिस्कशन करना है, ठीक है ना। ये लाइन है OP, ठीक है। O को P से, है ना, ये बाहर आ रही है, ये Z एक्सिस, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस। तो P पॉइंट है, मान लो P पॉइंट है X1 Y1 Z1, ठीक है। X1 Y1, ये XYZ ही ले लेते हैं अभी, XYZ।
तो देखो ओपी का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, अब एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ एंगल बन रहा है, इस बात का मतलब क्या है? देखो कोई बोलेगा कि इस लाइन का इस लाइन के साथ एंगल, तो हमेशा लाइन का एंगल, दो लाइन के बीच में जब भी एंगल अपन बनाते हैं तो उनसे बनने वाले प्लेन के थ्रू अपन जाते हैं ना। ऐसा नहीं कि अब मान लो ये अपन ने ये लाइन ये चेंज कर दी तो अपन इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, अब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये एंगल देखेंगे। तो दो लाइन का प्लेन क्या जब भी डिस्कशन होता है अपन को बच्चों, तब उनसे बनने वाला जो प्लेन है उसमें एंगल कैलकुलेट किया जाता है ना। ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि जब भी दो लाइन के बीच में अपन एंगल कैलकुलेट करते हैं तो उनसे बनने वाला जो प्लेन है ना, उनसे बनने वाला जो प्लेन है उसके बीच में एंगल कैलकुलेट किया जाता है कि ये एक प्लेन में यदि लेके आऊं, इन दोनों वेक्टर को अलग अलग थे, इन दोनों वेक्टर को एक प्लेन में मैं लेके आऊं, तब जो एंगल बनेगा उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो यहां पे क्या है, देखो अपन किस प्लेन की बात कर रहे हैं। तो अपन ने बोला कि इस P पॉइंट को इस A कोऑर्डिनेट से जोड़ दूं, एक कोऑर्डिनेट से जोड़ दो। समझना बात को, ये जो कोऑर्डिनेट x का x एक्सिस के साथ एंगल बनने वाला है बच्चों, ये एंगल है 90 डिग्री। ये तुम्हें फील करना पड़ेगा, है ना। ये इस तरीके से है बार पॉइंट, और ये एंगल क्या है बच्चों? 90 डिग्री। ये यहां पे अच्छे से फील कर पाओगे तुम ऊपर तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये एंगल तो 90 डिग्री है, सर सही बोल रहे हैं ये बात तो, ठीक है। ये एंगल क्या है? ये फेस है, इस फेस के ऊपर है, ये एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली P का C पे भी एंगल क्या बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो कौन सा एंगल है जो अल्फा है ना, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। इनको क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल्स। बहुत ध्यान से समझो इन चीजों को। डायरेक्शन एंगल्स ये बहुत बेसिक है, बच्चों को इसी में डाउट आना शुरू हो जाता है तो फिर आगे 3D में पढ़ने में मजा नहीं आता, है ना। तो ये समझो अच्छे से, तो 3D में समझा दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारे को। ये चीजें ढंग से समझ लो, है ना। 3D बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर है ना, बहुत ही आसान है। ये मान के चलो 3D बच्चों को, कई बच्चों को टफ लगती है, बट 3D बहुत आसान है ना। इससे आसान अपनी मैथ्स में कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा मान के चलो। इतना इजी टॉपिक है ये, है ना। इसमें हर एक बच्चा स्कोर कर सकता है बहुत आराम से यदि समझ के चला तो, ठीक है। क्योंकि नहीं समझेगा तो फिर 3D में कुछ नहीं है, गोल हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो समझो इसको अच्छे से। P का A पे, है ना, ये एंगल जो बनने वाला ना, ये अपन ने एक ट्राइंगल कंप्लीट किया OPA। इस ट्राइंगल में इन दोनों को OP और OA को मिलाने वाली जो लाइन है, इनके बीच में जो एंगल मिलने वाला है बच्चों, दिस इज अल्फा। ऐसे अपन बोलेंगे कि OP का OB के साथ जो एंगल मिलने वाला है ना। यदि आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। ये समझना सबसे टफ होता है, बच्चों को ऐसे दिक्कत आती है कि यार ये क्या है, ये क्या चल रहा है ना। ये बीटा एंगल है। और गामा एंगल क्या है बच्चों? ये इसके साथ जो एंगल है ना, OP वेक्टर का इसके साथ जो एंगल है, दैट इज गामा। इसको अपन इधर से नहीं लेके नीचे से ले लेते हैं, दिस एंगल इज गामा। क्लियर है पॉइंट? दिस एंगल इज गामा, ठीक है। तो आई होप अल्फा बीटा गामा समझ में आया होगा कि डायरेक्शन एंगल्स कौन से हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ? डायरेक्शन एंगल से अपन कोसाइन से कैसे पहुंच गए? कोसाइन से क्या मजा आ रहा है अपने को? कोसाइन में जाने से फायदा क्या हुआ? तो अपन ने बोलेंगे सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन करते हैं। व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन इज व्हाट? कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, है ना। कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स इज डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को तुम ऐसे समझो, एक वेक्टर है। डायरेक्शन कोसाइन भी क्या है? एक वेक्टर है। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों L, M और N से। डायरेक्शन कोसाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L, M और N से। और डायरेक्शन कोसाइन को अपन क्या बोल देते हैं? ये इक्वल टू है किसके? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस ऑफ गामा, कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। अब थोड़ा डिस्कशन इस पे आते हैं कि अच्छा ऐसा लेने से क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, OA वेक्टर क्या होगा? OA की बात करें, OA लेंथ क्या होगी?
है ना। ओपी का मोड अपन जानते हैं, यहाँ पे ओपी का मोड अपन जानते हैं, ओए क्या होगा, ओए विल बी व्हाट, ओए लेंथ की बात करें तो ओए विल बी ओपी कोस अल्फा, बोल सकते हैं, बोलो। ओपी मान लो ये मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी को मैं ले लेता हूँ आर, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, इसको आर नाम दे दिया। तो आर कोस अल्फा होगा ओए, है ना। इस ट्राइंगल में देखो आर कोस अल्फा, ओपी का प्रोजेक्शन इस पे क्या होगा, आर कोस अल्फा, ठीक है, यूज कर रहे हैं अपन, है ना। ओ आर का मैग्नीट्यूड है, आर मैग्नीट्यूड है, वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ओबी मान लेते हैं, दैट ओबी विल बी इक्वल टू व्हाट, आर कोस बीटा, है ना। ऐसे ही ओसी विल बी व्हाट, ओसी विल बी आर कोस अल्फा, अल्फा बीटा गामा, आर कोस गामा, आर कोस गामा, ठीक है। ये आर ये वाला ले लेता हूं ताकि गामा से कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, आर ये वाला ले लिया। अब देखो यहाँ पे ओए है क्या, एक्चुअली ओए क्या है, एक्स, ओए है क्या एक्स, ओबी है क्या, वो वाई है ना, पी के लिए वो वाई है, और आर कोस गामा क्या है यहाँ पे, ये डिस्टेंस क्या है, ये है जेड। तो यहां से कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा में एक सुंदर सा रिलेशन आ रहा है, देखो कोस अल्फा यहां से क्या आ रहा है, कोस अल्फा इज एक्स बाई आर, कोस बीटा इज एक्स बाई वाई बाई आर, एंड कोस गामा इज जेड बाई आर। तो देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा करो क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा करो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज नथिंग बट मोड ऑफ ओपी, दैट इज अगेन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज 1। ये जो सुंदर सा रिलेशन है ना, इसीलिए कोसाइन लिया जा रहा है ना, इसीलिए अपन क्या ले रहे हैं, कोसाइन। तो मैंने क्या बोला, अच्छा भाई ओपी वेक्टर, यदि मेरे को ओपी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, तो यदि मैं कोस अल्फा आई कैप, कोस बीटा जे कैप और कोस गामा के कैप लिखता हूं, उससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा हो गया एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है मेरे को उस डायरेक्शन में। डायरेक्शन कोसाइन लिखते ही मेरे को क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर मिल गया उस डायरेक्शन में, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये कि ये अपने को डायरेक्टली क्या दे रहा है, यूनिट वेक्टर, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन लेने से फायदा क्या हुआ, कोसाइन लेने से अपने को कोस लेने से उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है, और यूनिट वेक्टर से मेरे को पता है कि डायरेक्शन में, मतलब यूनिट वेक्टर अपने को उस डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो डायरेक्शन बताने में अपने को आसानी होती है ना, कि भाई आई कैप की डायरेक्शन में चले जाओ, जे कैप की डायरेक्शन में चले जाओ, के कैप की डायरेक्शन में चले जाओ, या एलएमएन की डायरेक्शन में चले जाओ। और अपने को पता है कि एलएमएन क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो इसमें मान लो इस डायरेक्शन में मेरे को लैम्डा चलना है तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस डायरेक्शन में मेरे को 2 चलना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 चलना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कोई भी लाइन या कोई भी वेक्टर उसके अलोंग यदि यूनिट वेक्टर अपन लिखते हैं तो वो यूनिट वेक्टर अपने आप में, इसका उल्टा बोल रहा हूं, वो यूनिट वेक्टर अपने आप में क्या बन जाता है, उसका डायरेक्शन कोसाइन, है ना। समझ में आ रही है बात, वो यूनिट वेक्टर क्या बन जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस इन दैट डायरेक्शन। तो ये बात समझ में आ गई, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। तो व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन इन दैट, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन फॉर ए डायरेक्शन वी वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन या वी कैप अपन बोल सकते हैं क्या है, यूनिट वेक्टर, इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। या अपन ने बोला कि कोई भी वेक्टर अपन ने उठाया उसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिख दो, वो अपने आप क्या बन जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और वो अपने को एक सुंदर सा रिजल्ट दे देगा कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा चलो, वाई एक्सिस के साथ बीटा चलो, और जेड एक्सिस के साथ गामा चलो। वो यूनिट वेक्टर लिखते ही अपने को पता चल गया है कि कोस अल्फा इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट, कोस बीटा इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर का वाई कोऑर्डिनेट, है ना, कोस गामा इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर का जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये यदि बात समझ में आई है तो अब चीजों को लिखना बहुत ही आसान है बच्चों, है ना। तो अपन ने ये समझ लिया यहाँ पे
एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन को, और उसको अपन लिख सकते हैं कि ये क्या है कोस अल्फा, एल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है कोस अल्फा, और एम इज इक्वल टू क्या है कोस ऑफ बीटा। तो ये भी एक तरीके का क्या है वेक्टर ही है, ये भी एक तरीके का क्या है, एक तरीके का वेक्टर ही है, बट यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो। व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो, है ना। डायरेक्शन रेशियो का क्या मतलब है, देखो डायरेक्शन रेशियो का क्या मतलब है बच्चों समझना। डायरेक्शन कोसाइन तो क्या है यूनिट वेक्टर, और डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई, कोई भी वेक्टर उस डायरेक्शन का यदि उठा लें तो वो उसका डायरेक्शन रेशियो है ना। कोई भी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है ना। तो लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो क्या है, लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन कोसाइंस, लैम्डा टाइम डीसीज इज डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ए बी सी से, डायरेक्शन रेशियोज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से। तो डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी क्या होंगे बच्चों, ए बी सी विल ऑलवेज बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, है ना, वो उसी की डायरेक्शन में होते हैं, लैम्डा टाइम्स एल एम एन। यहां ये समझना की जरूरत है कि लैम्डा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा, फिर डायरेक्शन रेशियो का कोई मतलब नहीं हुआ। लैम्डा क्या हो सकता है बच्चों, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब डायरेक्शन रेशियो देने का मतलब डायरेक्शन कोसाइन तो हमेशा एक यूनिक डायरेक्शन होगा कि इस डायरेक्शन में अपन पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मतलब 1 0 0 मतलब आई कैप डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आई कैप डायरेक्शन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 1 0 0, है ना। यदि अपन आई कैप डायरेक्शन की बात करें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करें, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन, मतलब 1 0 0। और यदि डायरेक्शन रेशियो की बात करें, है ना, इस डायरेक्शन के अलोंग डायरेक्शन रेशियो की बात करें, तो वो 2 0 0 भी हो सकता है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। वो 3 0 0 भी हो सकता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। वो -2 0 0 भी हो सकता है बच्चों, और वो -1 0 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्शन रेशियो तो पॉजिटिव, है ना। डायरेक्शन रेशियो अपने को क्या है, डायरेक्शन कोसाइन मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि डायरेक्शन का सही सेंस कौन देता है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो तो अपन ने ऐसे ही कोई बोला कि सर डिफाइन करने की क्या जरूरत थी, फिर डायरेक्शन रेशियो का कंफ्यूज, बस टर्मिनोलॉजी है, अपने को पढ़ना चाहिए। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या है, यदि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो अपने को हमेशा 2 डायरेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। जब भी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो अब अपने को हमेशा 2 डायरेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, एक उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन और एक उसकी नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है पॉइंट बच्चों? आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। सॉरी, तो यहां पे अपन ने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो कोई लाइन सेगमेंट अपने को दिया हुआ है, मान लो ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। मान लो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन लिखना है, तो ए मेरे पास है मान लो x1 y1 z1, और बी मान लो है x2 y2 z2। तो डायरेक्शन कोसाइन की यदि बात करें, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डीसीज ऑफ ए बी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी, तो अपने को क्या निकालना है, ए बी के अलोंग क्या निकालना है, एक वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी विल बी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, है ना, इसका मोड, डायरेक्शन अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बेसिकली यदि एल एम एन की बात करें तो एल एम एन अपने पास क्या हो जाएगा, इसको मैं पूरे को मान लो मोड ए बी ले लेता हूं, मोड ए बी एल y2 माइनस y1 अपॉन, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है।
है ना, वहां पे वेक्टर में जो अपन डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बोलते थे, यहाँ पे अपन डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। वेक्टर में जो अपन नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं ये डायरेक्शन बोलते हैं, यहाँ पे अपन उसको डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, है ना, इतना सिंपल सा डिफरेंस है। यूनिट वेक्टर वहां पे यूनिट वेक्टर बोलेंगे, यहाँ पे अपन उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। वहां पे अपन कोई डायरेक्शन में वेक्टर बोलते हैं, यहाँ पे अपन उसको, है ना, डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। बस यही डिफरेंशन है, यही डिफरेंस है दोनों में, बोलने का डिफरेंस है ना। ये वेक्टर की फॉर्म में था, ये वेक्टर की फॉर्म में है, और ये यहाँ पे अपन 3D में आएंगे तो यही सेम बात को डायरेक्शन कोसाइन बोल देते हैं, ठीक है। ये वेक्टर है, ये 3D है। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज की बात करते हैं। डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर में अपन बात करते हैं। वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो, कुछ डायरेक्शन रेशियो नाम की कोई चीज नहीं थी वहां पे। वेक्टर में अपन बोलेंगे कि ए बी डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर हो, तो ए बी डायरेक्शन में मतलब x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 क्या कैप, ठीक है, ए बी वेक्टर की बात करें। और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज की बात करेंगे, है ना, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सीधा अपन लिख सकते हैं ए बी सी इज इक्वल टू वॉट, x2 माइनस x1। ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में चलना है अपने को, है ना। डायरेक्शन सेंस बताने का एक 3D में तरीका अपन ने बना लिया ये, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन यदि दिए हुए हैं तो डायरेक्शन रेशियो अपन लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स दैट। और यदि डायरेक्शन रेशियोज अपने को दिए हुए हैं, है ना, वी हैव, तो अपन बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। वन, इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, लेट से ए बी सी, सॉरी एल एम एन, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। डायरेक्शन रेशियोज को मैं मान रहा हूं ए बी सी विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एल एम एन। देख चुके हैं अपन। मान लो अपने को क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। डायरेक्शन रेशियोज अपने को दिए हुए हैं, लेट से ए बी सी। यहां से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिखेंगे, तो अपन ने बोला कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो उस डायरेक्शन की यदि बात करें, अब डायरेक्शन रेशियोज से समझना बात को, डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन में जब भी आ रहे हैं अपन, तो अपने को पता है कि डायरेक्शन रेशियोज तो क्या होता है, यदि डायरेक्शन कोसाइन मान लो एल एम एन होते, उसको प्लस से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे अपन और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो ये उसका सेम डायरेक्शन भी हो सकता है और ये उसका नेगेटिव डायरेक्शन भी हो सकता है। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा तो कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अपने को दो हमेशा पॉसिबिलिटी चेक करनी है। जब भी डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन पे आते हैं तो दो पॉसिबिलिटी देखनी है। वन इज पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना, ए बी सी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिख ही लेते हैं पूरे को। बातें बिल्कुल सिंपल है बच्चों, बट इस पे मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों में यदि बच्चा फंस गया तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना, पूरी चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाएगी उसकी, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे अपन हो सकता है इससे फास्ट करें चीज़ों को, बट फॉर द टाइम बिंग तुम इनको समझो। डायरेक्शन कोसाइन ये भी हो सकता था और इसके साथ, है ना, तीनों प्लस 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 होते हैं, या फिर क्या हो सकते थे, तीनों माइनस हो सकते थे। क्योंकि इधर से अब उधर जाके सोचो, तीनों माइनस, एक प्लस एक माइनस नहीं हो सकता, है ना, एबीसी या तो प्लस एबीसी की तरफ होगा, प्लस प्लस प्लस, या तीनों क्या होंगे, माइनस 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 डायरेक्शन में, ना। एक डायरेक्शन का यदि अपने को डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो इसका डायरेक्शन रेशियो लैम्डा पे डिपेंड करेगा कि लैम्डा यदि पॉजिटिव हुआ तो यही मिल जाएगा, लैम्डा यदि नेगेटिव हुआ तो ये मिल जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो से डीसी पे आने पे दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो बस इतना इनफ है, आई थिंक। इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं, प्रॉब्लम्स लिखने पे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि चीज़ें कैसे हो रही है, ठीक है। प्रॉब्लम करते हैं, क्विकली मूविंग ऑन दी प्रॉब्लम्स। Let's do these three problems based on the theory which has been taught. Find direction cosine for a vector parallel to this
है ना, इस डायरेक्शन के पैरेलल जो वेक्टर है उसका क्या निकालना है अपने को, डायरेक्शन कोसाइन, है ना, या इस वेक्टर का ही अपने को क्या निकालना है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन फॉर ए वेक्टर पैरेलल टू दिस। तो इस डायरेक्शन के पैरेलल कोई वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने का मतलब क्या है, अपने को क्या निकालना है बच्चों, यूनिट वेक्टर। तो मैंने बोला कि डायरेक्शन कोसाइन पैरेलल टू गिवन वेक्टर विल बी, इस डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी 1/3, इसका मोड क्या है, 3 है, 1/3, 2/3 एंड -2/3। ये डायरेक्शन कोसाइन आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइन आए, इसका मतलब क्या है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ यदि वो एंगल अल्फा बना रही होती लाइन, है ना, ये वेक्टर यदि एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा होता हवा में बात कर रहे हैं अपन, है ना, एक्स एक्सिस के साथ यदि एंगल ये वेक्टर यदि अल्फा बना रहा होता है ना, एक्स एक्सिस के साथ यदि एंगल ये अल्फा बना रहा होता तो कोस अल्फा अपन बोलते क्या आता 1/3, और ये एंगल यदि बीटा बन रहा होता तो अपन बोलते कि कोस बीटा क्या आता 2/3, ये एंगल यदि गामा बन रहा होता तो अपन बोलते कि कोस गामा क्या आ रहा था -2/3। वही अपने को निकालना है। ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन एंगल्स विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, कोस इनवर्स 1/3। ऐसे ही बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 एंड गामा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स ऑफ -2/3। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात। तो कोई भी एक डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर लेते ही अपने को क्या मिलता है बच्चों, कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, और वो यूनिट वेक्टर है। वहीं से समझ में आ रहा है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा विल बी 1। ठीक है, सो ये एक सुंदर सा रिलेशन है, इसका अपन ने यूज कर लिया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन यूज इक्वेशन इज दिस। तो कोई अपने को पता है कि लाइन की इक्वेशन है तो उस लाइन की डायरेक्शन तो यही बोल रहा है ना, ये तो एक पॉइंट है। तो लाइन के पैरेलल एक वेक्टर अपने को दिया हुआ है क्या, 1 2 -2। अब जो लाइन होता है ना, लाइन का तो दोनों डायरेक्शन हो सकता है ना, लाइन का कोई ऐसा अपने को ये थोड़ी बोल रहा है कि लाइन का डायरेक्शन यही होगा। तो अपन बोल रहे हैं कि फॉर ए गिवन लाइन देयर विल बी 2 डायरेक्शन कोसाइंस। अपन लाइन को इधर भी ले सकते थे और इधर भी ले सकते थे, है ना, डायरेक्शन कोसाइन दोनों ले सकते हैं ना भाई। पैरेलल वेक्टर ये भी ले लूं, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर बोलूं, चाहे दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, एक ही बात है ना। लेमडा की वैल्यू अलग कर लो, लेमडा को माइनस लेमडा लिख लो, +2 हो जाएगा। तो लाइन के लिए अपन बोलेंगे कि लाइन के लिए 2 डायरेक्शन होती है हमेशा, है ना, लाइन की पॉजिटिव डायरेक्शन जो इसके पैरेलल है, लाइन की नेगेटिव डायरेक्शन। तो यदि अपन इसी की बात करें, क्या था अपने पास 1 2 एंड -2, इसी की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन फॉर गिवन लाइन इफ वी आर एज्यूमिंग पैरेलल टू दिस फॉर द टाइम बिंग, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आने वाला है 1 2 -2 अपॉन y 1/3 2/3 -2/3, है ना, फॉर ए लाइन। अब ये भी आएगा और अपन बोलेंगे कि ये पॉजिटिव के साथ था और ये भी आएगा उसका डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि एक लाइन है, लाइन का इसके भी पैरेलल बोल सकते हैं उसको अपन, और लेमडा किसी के माइनस लेमडा ले लिया तो इसके भी, मैं ना माइनस लेमडा को कुछ लेमडा डैश मान लो, तो एक लाइन तो इन दोनों के पैरेलल हो सकती है ना, इसके वेक्टर के पैरेलल भी है वो और इसके पैरेलल भी है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखो। डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो डायरेक्शन रेशियो में तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, लेमडा टाइम्स, या डायरेक्टली ये बोल दो लेमडा टाइम्स 1 2 -2, ये क्या है डायरेक्शन रेशियो, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू सम स्केलर नंबर, रियल नंबर, नॉट इक्वल टू 0, है ना। 0 पे तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी ना, कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये क्या है उसका डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, समझ में आ गई बात। जनरली अपन डायरेक्शन कोसाइन की जब भी बात करते हैं लाइन के लिए अपन वही उसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, बट दोनों ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इन डायरेक्शन एंगल्स, इफ डायरेक्शन एंगल्स आर अल्फा बीटा दिस देन फाइंड गामा।
अपने को बोला है कि एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल अपने को दिया हुआ, कोई लाइन है स्पेस में हवा में, उसका एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनने वाला है ना वो अपने को दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनने वाला वो अपने को दिया हुआ है। तो वाई एक्सिस के साथ क्या बनेगा, इसके ऊपर क्या निकाल सकते हैं क्या अपन? तो अपन बोलेंगे कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। अपन को पता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 होना चाहिए। कोस स्क्वायर अल्फा मतलब कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1/4 है ना, कोस स्क्वायर 3/4, 30 डिग्री ना, 3/4 प्लस बीटा 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री वो हो जाएगा 1/4 प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0, गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये अपन बहुत आराम से समझ पा रहे हैं, देखो है ना, इसको फिल कर पाना काफ़ी आसान है। कैसे, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री कोई लाइन कैसे बना सकती है, उस लाइन को इस प्लेन में होना पड़ेगा, तभी ये 60 डिग्री बनेगा और ये 90 डिग्री बनेगा, ये 60 डिग्री बनेगा और ये 30 डिग्री बनेगा, है ना, अल्फा 30 है तो ये 30 ले लो और ये ले लो 60, है ना, इन दोनों का सम 90 तभी हो पाएगा, राइट। अब इसके बाहर कोई भी वेक्टर होगा, इसके बाहर मान लो एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है, अब इसके बाहर जो भी वेक्टर होगा एंगल 30 भी बढ़ेगा, एंगल 60 भी बढ़ेगा, मतलब एंगल दोनों का सम 90 से ज्यादा होगा। एग्जैक्ट 90 है दोनों का सम, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एग्जैक्ट 90 होता, तो अपने को पता है कि ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसको 90 माइनस अल्फा लिखता वो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा विल बी 1, कट जाएगा, cos स्क्वायर गामा विल बी ऑलवेज बी 0 इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं बात, है ना, ये अपन 3D में फील भी कर पा रहे होंगे कि ये वाला बात अपने को समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अल्फा 30 बीटा 30 डिग्री, तो ऐसा कोई एंगल ऐसा पॉसिबल है क्या, ये पहले तो अपन सोल्व करते हैं, है ना, कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा अपने पास, देखो 3/4 प्लस 3/4 6/4 मतलब 3/2, है ना, ये हो जाएगा 3/2 प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 मतलब -1/2। अब कोस स्क्वायर समथिंग इज इक्वल टू -12, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो अपन ने अल्फा बीटा लिखा है ऐसी कोई डायरेक्शन मिल ही नहीं सकती अपने को, है ना, जहां पे अल्फा भी 30 हो और बीटा 30 हो। देखो सबसे मिनिमम एंगल अल्फा प्लस बीटा होगा 90, 90 से छोटा क्या कभी कर पाओगे क्या तुम? यहाँ पे अल्फा और बीटा का सम क्या आ रहा है 30, इसका मतलब 60 आ रहा है, 60 तो एंगल तुम कभी बना ही नहीं पाओगे भाई इन दोनों के साथ, इसके भी साथ 30 बन रहा है और इसके भी साथ 30 बन रहा है, ऐसा तो लाइन है, ऐसा इमेजिन ही नहीं कर, वो एक बार सोच के देखो, इसका प्लेन में जब होगा ये लाइन तब इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा होगा, मिनिमम हो रहा होगा, है ना, यहाँ पे 30 यहाँ पे 60। इस लाइन को यदि अपन घुमाते हैं, जैसे अपन ने लाइन को पकड़ के बाहर खींचना शुरू किया, देखो एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना, एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंगल बढ़ना शुरू हो गया, फील कर पा रहे हो इस चीज को? जैसे ही इस लाइन को पकड़ के मैं इस एक्स एक्सिस के प्लेन के बाहर लेके आता हूं, है ना, एक्स वाई प्लेन के बाहर लेके आता हूं, एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब 90 से तो ज्यादा ही होगा दोनों का सम, सही बात। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी फील करना है अपने को, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, ठीक। थर्ड पॉइंट, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, तो कोस स्क्वायर अल्फा भी 60 मतलब 1/4 प्लस 1/4 प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या है बच्चों 1, तो इसका मतलब कोस स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा, देखो कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/2, है ना, तो कोस गामा इज इक्वल टू बच्चों आ गया प्लस माइनस 1/√2, इसका मतलब गामा की पॉसिबिलिटी 2 बन रही है यहाँ पे π/4 एंड 3π/4। अब इसको मैं फील कैसे कराऊं, है ना, एक बार फील करके देखते हैं ना, फील करने में आता मजा है, चीजें समझ में आती है बच्चों, है ना, फील करते हैं। मैंने क्या बनाया, एक 60 का शंकु बना लिया, ऐसे कोन बना लिया, ठीक है, एक और 60 का कोन बनाया ऐसे,
ये दोनों कितने पे कट करेगा आपस में? दो लाइंस पे कट करेगा, है ना। दो कोण है, एक 60 का एक 60 का, ये दोनों आपस में देखो कितने पे कट करेंगे, कितनी लाइंस पे कट करने वाले हैं। यहाँ पे एक इस प्लेन में आएगा और एक अंदर वाले प्लेन में आएगा 90, हाँ, दो लाइन पे इंटरसेक्ट करने वाले हैं। और वो दोनों लाइन कौन कौन सी है? एक प्लस π/4 के साथ, जेड एक्सिस के साथ, एक तो प्लस π/4 बनाएगा, एक उस डायरेक्शन में जो होगा वो जेड एक्सिस के साथ माइनस π/4, या अपन उसको एंगल को बोल सकते हैं क्या बना रहा होगा? 3π/4, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा होगा? 3π/4, या अपन बोलेंगे कि उधर से कितना नेगेटिव जेड एक्सिस के साथ माइनस π/4, ठीक है। तो ये एक फिल करने वाला फैक्टर है कि हाँ ऐसी दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है ना। ऐसी दो लाइन एग्जिस्ट करेगी जो एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ 60-60 का एंगल बनाए, है ना, जितने पे ये कोण एक दूसरे को कट करेंगे। कोण क्यों बना रहा हूं? क्योंकि 60 डिग्री पे बनने वाला एक्स एक्सिस पे ऐसा एक कोण होगा और वाई एक्सिस पे 60 डिग्री पे एक ऐसा कोण होगा। ये दोनों कोण आपस में इंटरसेक्ट करेंगे कितनी जगह? दो लाइंस पे। फील कर पा रहे हो इस बात को? तो इसका मतलब ये समझ में आ गया। अब मेरे हिसाब से अब इतना ज्यादा डेप्थ में जाके अपने को क्वेश्चन सोल्व करते हुए नहीं सोचना है। अभी अपन विजुलाइज इसलिए करवा रहा हूं मैं क्योंकि अपने को सोचने में ऐसा आसानी होगी, 3D को समझने में अपने को आसानी होगी कि यार चीजें चल क्या रही है, कैसे हो रहा है ना। अपने को ऐसा सिर्फ एल्जेब्रा नहीं लगना चाहिए 3D यू मस्ट फील 3D कि हाँ किस तरीके से 3D में चीजें हो रही है, वो एक्चुअली अपने को समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ऐसा हो रहा होगा, है ना। बाकी है तो एल्जेब्रिकली अपने चीजों को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, बट जब 3D को तुम सोचना शुरू करोगे प्रॉब्लम्स तभी बना पाओगे। नेक्स्ट देखो अपने पास कुछ प्रॉब्लम्स है, अपने को बताना है। फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स एंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स वाई जेड एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। ओरिजिन से पास करते हुए ऐसे कितने वेक्टर्स होंगे जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है ना। इसका मतलब क्या हुआ? देखो एक डायग्राम बनाते हैं इक्वली इंक्लाइंड के लिए, मैथमेटिकल पार्ट पे बाद में आते हैं ना। तो इसका मतलब एक ऐसा क्यूब बनना चाहिए, राइट। ये वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा, इसका मान लो मैग्नीट्यूड 1 1 1 है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 1 नहीं, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड अपन निकाल लेंगे, वहां पे कितने आएंगे, है ना। 1 cos थीटा 1 sin थीटा 1 थीटा अपने को नहीं पता, अभी निकाल लेंगे वो भी, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड है तो निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। बट हाँ एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट जरूर करेगा इस ऑक्टेंट में। और ऐसे कितने ऑक्टेंट है अपने पास? ऑक्टेंट का मतलब ऐसे 8 ऑक्टेंट है। एक यहाँ पे होगा, एक इसके बगल में इधर होगा, एक इधर इसके राइट साइड में, है ना। इस तरीके से एज्यूम करो, है ना, तुम्हारा दीवार का जो कॉर्नर है जिस कमरे में बैठे हुए हो, एक उसके नीचे कमरा, एक उसके साइड में कमरा, है ना। इस कॉर्नर से, एक कॉर्नर से अपने पास कितने कमरे मिल सकते हैं इस कॉर्नर से अटैच्ड? बगल में ऊपर 4 कमरे हो सकते हैं उस कॉर्नर से अटैच्ड, और नीचे 4 कमरे हो सकते हैं उस कॉर्नर से अटैच्ड। तो ऐसे 8 ऑक्टेंट है ना। एक एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। ये 8 जो अपने को रूम्स मिल रहे हैं, है ना, दीज 8 रूम्स आर कॉल्ड ऑक्टेंट्स ऑफ दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। ये ऐसे सिमिलरली एक कमरा ये हो गया, एक रूम ये होगा, इसके बगल में एक रूम इधर होगा, तो 4 रूम ऊपर 4 रूम नीचे, है ना। ऐसे 8 ऑक्टेंट्स होंगे और हर एक ऑक्टेंट में एक ऐसा वेक्टर जरूर होगा जो इक्वली इंक्लाइंड होगा तीनों एक्सिस के साथ। तो अपन बोलेंगे कि देयर विल एग्जिस्ट 8 वेक्टर्स, 8 सच वेक्टर्स। सही बात, विदाउट एनी मैथ्स, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन ये बात बोल सकते हैं। अब इन मैथ से भी अपन इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। ऐसी लाइंस कितनी होगी? अब अपने को पता है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन पीछे जाएगी, इसका जो ऑपोजिट ऑक्टेंट होगा उसमें भी जा रही होगी। तो ये वेक्टर और इसका ऑपोजिट वेक्टर तो सेम ही है, तो अल्टीमेटली 8 वेक्टर्स हैं। तो लाइंस कितनी होगी? ये वेक्टर और इसका नेगेटिव वेक्टर, दोनों वेक्टर एक ही लाइन के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे कि ऐसी लाइंस कितनी होगी? ऐसी 4 लाइंस होगी, है ना। इस ऑक्टेंट से इसके ऑपोजिट में एक लाइन पास कर रही होगी बिल्कुल मिड से, दैट इज 1 लाइन। तो हर 2 ऑक्टेंट्स में एक लाइन ऑपोजिट ऑक्टेंट से मिलके एक लाइन बन रही होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली अपने को पता है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है ना। इक्वल इंक्लाइंड मतलब ये तीनों वैल्यूज सेम है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू होता है 1,
तो अपन इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, सिमिलरली cos बीटा कैन बी प्लस माइनस 1/√3। वो cos अल्फा के इंडिपेंडेंट होगा, है ना। cos अल्फा पॉजिटिव है तो cos बीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। cos अल्फा की साइन पे वो डिपेंड नहीं करने वाला है cos बीटा, है ना। समझ में आ रही है क्या बात? कुछ भी हो सकता है ना। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा मान लो 1/√3 होता है, तो ये 1/√3 और माइनस 1/√3 दोनों हो सकता है ना। तो अपन ने बोला कि ऐसे कितने वेक्टर्स होंगे, वेक्टर मिल जाएंगे अपने पास प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ पे एक प्लस के साथ ये माइनस के साथ भी हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी है ना। इसका यदि अपन परम्यूटेशन करेंगे तो देयर विल बी टोटल 8 वेक्टर्स। इस प्लेस को 2 तरीके से भर सकते हो, इस प्लेस को 2 तरीके से भर सकते हो, इस प्लेस को 2 तरीके से भर सकते हो, है ना। प्लस के साथ ऐसा जरूरी नहीं है कि ये प्लस ही आए, ये प्लस ही आए, ये प्लस के साथ ये माइनस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टोटल कितने वेक्टर मिले अपने को? 8 वेक्टर्स, है ना। और लाइंस कितनी मिल जाएगी अपने को पता है कि एक लाइन यदि अपन एक वेक्टर पॉजिटिव माने तो उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वाला भी प्रेजेंट होगा। तो अपन अपने पास लाइन कितनी मिलने वाली है? 4 लाइन्स। क्लियर है पॉइंट? समझ में आई बात? इक्वली इंक्लाइन का फंडा समझ में आया, है ना। बराबर एंगल बनना चाहिए, इक्वली इंक्लाइन मतलब सेम एंगल बनना चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल सेम बनना चाहिए, डायरेक्शन एंगल सेम होना चाहिए, ये नहीं बोल रहा है वो, है ना। अल्फा और बीटा सेम होना चाहिए, ये नहीं बोल रहा है। दे आर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, मतलब एंगल उनका एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से सेम होना चाहिए। A direction R has direction ratio this, then find the direction cosine of it given that it makes obtuse angle with x axis। मतलब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, वहां से डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो अपने को पता है यूनिट वेक्टर निकाल दो उस डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर क्या मिलने वाला है? DC's will be, है ना, DC's will be LMN will be जो भी है 2 - 3 6। इनका क्या निकालना है अपने को? मोड से डिवाइड कर दो। मोड क्या है इसका? 7 आ रहा है मोड। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस। और अपने को पता है कि प्लस भी हो सकता है ये और माइनस भी हो सकता है। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस अपन यदि लिखते हैं तो ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन को तुम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके भी ये पा सकते हो और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके भी पा सकते थे। तो अपने को पता नहीं है ना पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया है कि नेगेटिव से किया है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की पॉसिबिलिटी है। अब अपने को एक और लाइन यहाँ पे दी हुई है, इट इज गिवन दैट इट मेक्स ऑब्ट्यूस एंगल विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब कोस ऑफ अल्फा क्या होना चाहिए बच्चों? कोस ऑफ अल्फा होना चाहिए नेगेटिव। इसका मतलब ये 2/7 नेगेटिव के साथ होना चाहिए। इसका मतलब प्लस वाला नहीं लेंगे अपन, कौन सा लेंगे? ये वाला लेने वाले हैं, -2/7 माइनस माइनस प्लस 3/7 -6/7। दिस विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस अपने पास मिलने वाले हैं इफ दैट इज मेकिंग ऑब्ट्यूस एंगल विथ एक्स एक्सिस, है ना। कोई बोलेगा कि सर 2 - 3 6 लिखा मैंने, -2 -2 3 -6 लिखा, क्या ये दोनों डायरेक्शन रेशियो सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। इन डायरेक्शन रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ डायरेक्शन रेशियोज आर कोरस्पॉन्डिंग टू सेम लाइन। एक लाइन के कोरस्पॉन्डिंग ही है ना। इसको मैंने मान लो 1 - 3/2 6/2 लिख दिया, तब भी कोई बात नहीं है। ये भी ये डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो तीनों सेम लाइन के कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो दीज डायरेक्शन रेशियोज आर सेम। अपन बोलते हैं दीज 3 डायरेक्शन रेशियोज आर सेम बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू दीज टू, है ना, ये बोल रहे हैं। तो देखो 2 लाइन्स हैं जो कि प्रोपोर्शनल है किसके? 1 - 2 2 एंड 0 to 1 इसके प्रोपोर्शनल है ना। ये लाइन कहीं हो सकती है, ऐसा कुछ हो, ये लाइन
तो दो वेक्टर अपने को दिया हुआ है, एक ऐसा वेक्टर या अपन बोलेंगे कि एक ऐसी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस टू। परपेंडिकुलर टू दिस टू का मतलब अपने को एक समझ में आ रहा है बात। अपन पहले तो सिंपल मेथड 1 यूजिंग बेसिक नॉलेज, लेट द डायरेक्शन कोसाइन बी LMN। तो LMN मानते हैं, अपने को पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये पहले ही बना लिया अपन ने। तो इसके परपेंडिकुलर है ना, ये डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा L माइनस 2M डॉट प्रोडक्ट उनके साथ क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ L प्लस 2M प्लस N इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, है ना। दो लाइंस के बीच में एंगल की बात करेंगे तो एंगल क्या होगा, दोनों के डायरेक्शन के बीच में जो भी एंगल है वही एंगल होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या आना चाहिए बच्चों, L इंटू 0, तो ये हो गया 0 प्लस 2M प्लस N। तो यहां से LMN की वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्या करो, इसका अपन क्या बोल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। -2 प्लस 4, -2 माइनस 4 हो जाएगा अपने पास, माइनस का 6 इज इक्वल टू, है ना। ठीक है, M अपॉन 2 इंटू 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, और n के साथ क्या आने वाला है 2 माइनस 0, तो -6 -1 -2। तो ये अपने को पता है कि यहां से ये आ गया कि LMN का रेशियो ये होने वाला है। तो अपन बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, यहां पे m की टर्म्स में लिख लेते हैं सबको। तो अपन बोलेंगे कि जो LMN है वो अपने पास क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं -6m कोमा m कोमा n इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू m है, L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 6m, और n इज इक्वल टू, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो n की वैल्यू क्या मिलने वाली है अपने को -2m। तो एक m की टर्म्स में सब कुछ आ गया, m को बाहर निकाल लो, और अपन ने बोला कि -6 1 और -2 ये वो डायरेक्शन है। ठीक है, अब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 लगाते तब भी वही बात है, और या इसके अलोंग क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर, एक ही बात है। तो अपन ने बोला कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लिया अपन ने, ये एक तरीके से डायरेक्शन रेशियो है। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर मतलब -6 अपॉन ये देखो अपने पास क्या मिल रहा है, एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लो। ठीक है, 36 प्लस 4 41 है ना, -6 अपॉन रूट 41 कोमा 1 अपॉन √41 कोमा -2 अपॉन √41, ये डायरेक्शन आ जाएगी, डायरेक्शन कोसाइंस प्लस के साथ और माइनस के साथ। ठीक है, एक तो ये हुआ इसका तरीका। दूसरा अपन क्या बोलते हैं, ये तो अपन ने किया है LMN मान के। दूसरा अपन ने बोला कि यार एक वेक्टर जब अपने को निकालना है इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी तो कर सकते हैं अपन सीधा का सीधा। भाई एनी लाइन विच इज मेकिंग 90 डिग्री विथ दिस टू, तो अपन बोल सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के साथ क्या बनाए 90 डिग्री। तो इन दोनों के साथ 90 डिग्री बनाने का मतलब क्या हुआ, देखो A क्रॉस B है ना, LMN अपन बोल सकते हैं LMN विल बी लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B। यूनिट वेक्टर होगा वो देख लेंगे अपन। LMN यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर है, बट जो भी होगा A क्रॉस B के पैरेलल होगा। तो A क्रॉस B अपॉन मोड ऑफ A क्रॉस B कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो LMN की ये डायरेक्शन हो गई। A क्रॉस B अपन निकाल लेते हैं, I कैप J कैप K कैप। A क्रॉस B कैसे निकाला देखो अपन ने, 1 -2 2 0 2 1 I कैप इंटू -2 -4 -6 J कैप की डायरेक्शन क्या है 2 0 -1, K कैप की डायरेक्शन क्या है देखो 2, तो यही आ रहा है देखो -6 -1 2, तो ये क्या आ रहा है -6 -1 2
और मोड क्या आ जाएगा बच्चों, मोड विल बी अगेन रूट ऑफ 41। तो ये डायरेक्शन मिल गई अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये एज ए होमवर्क मानो तुम इस प्रॉब्लम को, एज ए होमवर्क। क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाइज दिस। LMN यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन से। दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 अलग है, ये क्वेश्चन नंबर 2 अलग है ना, 2 मान लो इसको, है ना। ये एक पूरा प्रॉब्लम है, ये एक पूरा प्रॉब्लम है। तो यहाँ से एक आंसर आएगा, एक आंसर यहाँ से आएगा, दोनों अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क मानो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में अपन पक्का से डिस्कस करने वाले हैं ये वाले दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में अपन ने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज अच्छे से समझ लिए होंगे। एक लाइन के लिए कैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, तो सिंपल से 2 फंडे हैं। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन, और डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या है, कोई भी वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।